बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि किन ऑब्जेक्ट्स को आप ब्लैक बॉडीज के अकॉर्डिंग कंसिडर करते हैं, और फिर हमने ल्यूमर और प्रिंगशम एक्सपेरिमेंट को भी डिस्कस किया। आज के लेक्चर में हम डिफरेंट ग्राफिकल रिजल्ट्स को, देन क्लासिकल थ्योरी एंड देन प्लांक्स एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा अगेन आज का टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। आपने जो ल्यूमर और प्रिंगशम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट इंटेंसिटीज का डाटा कलेक्ट किया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर्स, इसको जब ग्राफिकली ड्रॉ किया गया एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ किए गए वो कुछ इस तरह से थे। इन ग्राफ्स में एक्स एक्सिस पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो अलोंग एक्स एक्सिस वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है, और अलोंग वाई एक्सिस जैसे आप अपवर्ड मूव करते जा रहे हैं तो इंटेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। डियर स्टूडेंट, इन ग्राफ्स को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो फिर क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है इमिटेड रेडिएशंस की वेवलेंथ शॉर्ट होती जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, इसको ऑब्जर्व करने के या इसको स्टडी करने के दो तरीके हैं। अगर आप इंक्रीजिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो फिर आप एक्स एक्सिस पर मूव करेंगे फ्रॉम हायर वेवलेंथ टुवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ, और अगर आप डिक्रीजिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इन ग्राफ को स्टडी करेंगे तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा वेवलेंथ बिगर होती जाएगी। सो अगर आप डिक्रीजिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो फिर एक्स एक्सिस को ऑब्जर्व करते हुए आप इस डायरेक्शन में अलोंग लॉन्गर वेवलेंथ मूव करेंगे। सो ये तो था, इसको आपने ऑब्जर्व किस तरह करना है कि टेम्परेचर इंक्रीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे हम इनको देखेंगे और टेम्परेचर डिक्रीजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे किस तरह ऑब्जर्व करेंगे। यहां पर आपको वो बात मैं रिपीट करती चलूं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी फेवरेटिज्म ऑफ ब्लैक बॉडी की, कि ब्लैक बॉडी जब रेडिएशंस इमिट करता है तो वो किस तरह अपनी फेवरेट वेवलेंथ वाले पोर्शन में एक मैक्सिमम इंटेंसिटी इमिट करता है। अगर आप इसमें से सबसे लो टेम्परेचर वाले कर्व को ऑब्जर्व करें तो उस कर्व पर जो ब्लैक बॉडी की फेवरेट वेवलेंथ है वो ये वाली है, क्योंकि इस वेवलेंथ पर आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी नजर आई। सो इस वेवलेंथ को कहा जाएगा लैम्डा मैक्स। इससे जो नेक्स्ट ग्राफ है उसमें अगेन एक फेवरेट वेवलेंथ ऑफ ब्लैक बॉडी है और उसे कहा जाएगा लैम्डा मैक्स, और नेक्स्ट ग्राफ की वो वेवलेंथ कुछ इस तरह से ड्रॉ की जाएगी। फिर आप नेक्स्ट ग्राफ की लैम्डा मैक्स को अगर ड्रॉ करें तो हमारे डिफरेंट कर्व्स की लैम्डा मैक्स कुछ इस तरह ड्रॉ हुई। इसको अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप एक चीज कंक्लूड करेंगे, और वो ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है लैम्डा मैक्स शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। सबसे लो टेम्परेचर पर लैम्डा मैक्स एक बिगर वेवलेंथ है, और फिर सबसे जब आप आखिरी ग्राफ पर पहुंचते हैं तो लैम्डा मैक्स और ज्यादा शॉर्टर हो गई है। सो एक तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि आपके पास लैम्डा मैक्स विद टेम्परेचर शिफ्ट टुवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ, और दूसरी चीज अगर आप ऑब्जर्व करें तो वो ये है कि आपके पास इस ग्राफ में एक नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी या नॉन यूनिफॉर्म इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि अगर मैं इसमें से सिर्फ इस एक कर्व को कंसिडर करूं तो आपने ऑब्जर्व किया कि पहले जब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इंटेंसिटी और वेवलेंथ को आप रिलेट करें तो इनिशियली वेवलेंथ के इंक्रीज होने के साथ साथ इंटेंसिटी भी बढ़ती गई, और एक सर्टेन लैम्डा मैक्स पर जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई तो उसके बाद इंटेंसिटी भी दोबारा डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। क्या ये आपके दिमाग में पॉइंट क्लिक करता है
कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पहले इंटेंसिटी बढ़ रही है और एक सर्टेन वेवलेंथ के बाद वो बढ़ना रुक गई और दोबारा से वो इंटेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। डियर स्टूडेंट, ये बिहेवियर एक्सप्लेन करता है नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को। और जो इससे मैंने पहले वाला पॉइंट बताया कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, लैम्डा मैक्स शॉर्टर होता जा रहा है, इस पॉइंट को वीन्स ने एक्सप्लेन किया और इस पॉइंट को कहा गया वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर, लैम्डा मैक्स विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, लैम्डा शॉर्टर हो गया, तो ये दोनों इनवर्स रिलेशनशिप कैरी करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग मैथमेटिकल रिलेशनशिप कुछ इस तरह का बनेगा, विच इज लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और अगर आप इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा लैम्डा मैक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये बनेगा लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना ही लैम्डा मैक्स कम होगा। सो इनका प्रोडक्ट यानी लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आप इस इक्वालिटी को यूज करेंगे तो टेम्परेचर वैल्यूज हमेशा आपने पुट करनी है केल्विन में। सो डियर स्टूडेंट, इस इक्वालिटी में जिसमें है लैम्डा मैक्स इनटू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट की वैल्यू है 2.9 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। मीटर यूज हुआ लैम्डा के लिए एज अ यूनिट और केल्विन यूज हुआ टेम्परेचर के लिए एज यूनिट। सो हमारे पास इस कांस्टेंट का यूनिट बना मीटर केल्विन। सो डियर स्टूडेंट, अभी तक मैंने आपको इन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के जस्ट 2 पॉइंट्स बताए हैं। फर्स्ट पॉइंट था कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म और सेकंड पॉइंट था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अकॉर्डिंग टू विच लैम्डा मैक्स एंड टेम्परेचर प्रोडक्ट इज अ कांस्टेंट। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट बेसिकली इंटेंसिटी, वेवलेंथ और टेम्परेचर, इन 3 चीजों का आपस में लिंक है। डियर स्टूडेंट, ये बात मैं अभी आपको बता भी चुकी हूं कि जब आपके पास किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने ग्राफ को ऑब्जर्व किया तो आपने ये देखा कि इनिशियली इंटेंसिटी इंक्रीज हुई, एक सर्टेन वेवलेंथ जैसे मैंने कहा लैम्डा मैक्स, वो इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई और फिर वो इंटेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। अगर आप सारे ग्राफ्स को कलेक्टिवली डिफरेंट टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करें तो हम ये नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया आपके पास वेवलेंथ शॉर्टर होती गई और इंटेंसिटी बढ़ती गई और एक सर्टेन वेवलेंथ पर इंटेंसिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई और वेवलेंथ कंटिन्यूअसली शॉर्टर होती गई। मैं इस पॉइंट को रिपीट कर देती हूं क्योंकि मैं 3 वेरिएबल्स को एट अ टाइम डिस्कस कर रही हूं। पहले आप टेम्परेचर, वेवलेंथ, इंटेंसिटी, इन 3 टर्म्स को मैं कलेक्टिवली एक्सप्लेन कर रही हूं। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास इंक्रीजिंग टेम्परेचर कुछ इस तरह जा रहा है और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट करेगी और हर टेम्परेचर पर एक सर्टेन लैम्डा मैक्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी है और इस मैक्सिमम इंटेंसिटी के बाद वेवलेंथ तो कंटिन्यूअसली शॉर्ट होती गई लेकिन इंटेंसिटी कम होना शुरू हो गई। ये वो बिहेवियर था जो क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी एनर्जी emitted from the hot object in a continuous pattern और in wave pattern आपके पास with increase of temperature intensity increase होगी, wavelength short होती जाएगी। ये किसका कहना था? ये कहना था क्लासिकल थ्योरी का। I repeat this point. According to classical theory, when we increase the temperature,
wavelength shift towards the shorter wavelength and intensity will continuously goes on increasing. According to classical theory, ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता था कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो एक सर्टेन वेवलेंथ के बाद उसमें ड्रॉप आएगा या इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली ड्रॉ किए हुए ग्राफ्स में ऑब्जर्व किया. क्लासिकल थ्योरी इन ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस के अगेंस्ट थी. अगर हम क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ इंटेंसिटी का ग्राफ ड्रॉ करते तो वो ग्राफ कुछ इस तरह इन्फिनिट इंटेंसिटी की तरफ मूव करता, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी बार बार ये कह रही थी कि एनर्जी एमिशन इज इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस वेव्स और ये वेव्स विद टाइम शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होती जाएंगी और इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड रेडिएशंस भी इंक्रीज होता जाएगा. सो ये बिहेवियर इस कर्व को एक इन्फिनिट इंटेंसिटी और जीरो वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट कर रहा था, जो कि एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व एक्सप्लेनेशन के अगेंस्ट था. सो यहां से ये पता चला कि क्लासिकल थ्योरी में कुछ लिमिटेशंस हैं या क्लासिकल थ्योरीज में कुछ पैरामीटर्स को रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड डेटा के अगेंस्ट थी. यहां पर इस प्रॉब्लम को अगर हम अपनी रूटीन लाइफ में क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग कंसिडर करें तो इलेक्ट्रिक ओवन में विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंटेंसिटी को अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी क्या होना चाहिए, इंक्रीज. तो अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो फिर तो इलेक्ट्रिक ओवन में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी और आपका इलेक्ट्रिक ओवन एक बर्स्ट की तरफ चला जाएगा, जो कि आप प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं करते. सो इसका मतलब है कि हमारी रूटीन लाइफ में भी जो चीजें रेडिएशंस को विद टेम्परेचर इमिट कर रही हैं वो इन्हीं ग्राफिकल एक्सप्लेनेशंस के या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशंस के ही अकॉर्डिंग हैं, वो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग नहीं है. अब हम मूव करते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ, और फोर्थ पॉइंट रिलेटेड है एरिया अंडर ग्राफ से. डियर स्टूडेंट, अगर आप इन ग्राफ्स का एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट करें तो हमें उस डेटा से क्या वैल्यू पता चलती है, वो कहलाती है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जिसे आप यूं भी मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि एरिया अंडर ग्राफ विल गिव यू एनर्जी या हीट एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी एमिटेड है उसकी अगर आप यूनिट कैलकुलेट करें तो डेल्टा क्यू जो कि हीट एनर्जी रेडिएटेड है उसके लिए आप जाउल का यूनिट यूज करेंगे और डिनोमिनेटर में मौजूद टाइम के लिए आप सेकेंड की यूनिट यूज करेंगे और एरिया के लिए आप यूज करेंगे मीटर स्क्वायर. सो इसके अकॉर्डिंग एनर्जी रेडिएटेड का जो यूनिट बना वो बना जाउल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. और आप जानते हैं कि जाउल पर सेकेंड वॉट के इक्वल है, सो एनर्जी रेडिएटेड का यूनिट हो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर. ये मैं यूनिट आपको क्यों बता रही हूँ, उसकी वजह यह है कि अभी थोड़ी देर में जब हम एक कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे तो हमें इस यूनिट की जरूरत पड़ेगी. डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे एरिया अंडर ग्राफ. सो डियर स्टूडेंट, स्टेफन बोल्ट्जमैन ने ये एक पॉइंट बताया कि अगर आप एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट करते हैं तो बाय दिस वैल्यू यू विल गेट द एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर स्क्वायर मीटर. डियर स्टूडेंट, इंस्टेड के आप इस ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ ग्राफिकली कैलकुलेट करें, स्टेफन बोल्ट्जमैन ने हमें एक आसान तरीका बताया और वो ये तरीका था कि एनर्जी हर कर्व की अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो वो एनर्जी टेम्परेचर ऑफ दैट कर्व की फोर्थ पावर के प्रोपोर्शनल होगी. सो मैं इस पॉइंट को रिपीट करती हूँ. स्टेफन बोल्ट्जमैन ने ये बताया कि अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ड्रॉ हुए ग्राफ का एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट करना है तो इंस्टेड कि आप उसे ग्राफिकली एक डिफिकल्ट मेथड से कैलकुलेट करें, आप सिंपली उसे इस प्रोपोर्शनैलिटी विच इज एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर,
इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको अगर आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा E इक्वल्स टू सिग्मा टी पावर 4। इसमें सिग्मा कहलाता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 5.67 इंटू 10 टू पावर -8। अब इस कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन -4। डियर स्टूडेंट, इस यूनिट में जो टर्म वॉट पर मीटर स्क्वायर यूज हुई है ये वही है जो अभी मैंने आपको कैलकुलेट करवाई, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन में से सिग्मा की इक्वेशन बनाएं तो सिग्मा की इक्वेशन है E डिवाइडेड बाय 4th पावर ऑफ टेम्परेचर। अब यहां पर अगर आप E की यूनिट जो हमने डिराइव की थी वो पुट करें तो वो होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, टेम्परेचर। सो आप टेम्परेचर का यूनिट पुट करें तो वो होगा केल्विन पावर 4, और अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन पावर 4। सो डियर स्टूडेंट, ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, जिसके थ्रू आप हर कर्व के अंडर एरिया को अगर कैलकुलेट करें तो दैट एरिया विल गिव यू द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर। और इसको कैलकुलेट करने का आसान तरीका है बाय यूजिंग दिस इक्वेशन which is E is equal to sigma t power 4. So dear student, ये तो वो 4 different parameters थे जो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हुए बताए गए। जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया था वो ये था कि इंटेंसिटी विद टेम्परेचर इंक्रीज होती गई, बट टिल सर्टन वेवलेंथ उसने एक मैक्सिमम वैल्यू कैरी की, उसके बाद इंटेंसिटी ड्रॉप होना स्टार्ट हो गई। ये वो पॉइंट था जो क्लासिकल थ्योरी के अगेंस्ट था, क्योंकि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी का ये कहना है कि जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट से रेडिएशंस इमिट होती हैं तो वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न के अकॉर्डिंग इमिट होती हैं, और कंटिन्यूअसली इमिट होते हुए वो अपनी वेव लेंथ विद टेम्परेचर कम करती जाती हैं, और जितनी शॉर्टर वेव लेंथ होती जाएगी इतनी ही इंटेंसिटी इमिटेड इंक्रीज होती जाएगी। सो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग with increase in temperature there was decrease in wavelength and there was increase in emitted radiations which is intensity. So अगर हम क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ग्राफ्स ड्रॉ करते तो क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज होती जाएगी और वो अप्रोच करती जाएगी एक इन्फिनिट वैल्यू को, और ये इन्फिनिट इंटेंसिटी वैल्यू जीरो वेवलेंथ को इंडिकेट करेगी। सो क्लासिकल थ्योरी का कर्व कुछ इस तरह बनना चाहिए, लेकिन हम ऐसा एक्सपेरिमेंटल डाटा से ड्रॉ किए हुए ग्राफ्स में ऑब्जर्व नहीं करते। सो इसका मतलब है कि क्लासिकल थ्योरी में कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं या क्लासिकल थ्योरी में कुछ ऐसे पैरामीटर्स थे जिन्हें रिवाइज करने की जरूरत थी ताकि ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली रेडिएशंस के ग्राफ्स को एक्सप्लेन किया जा सके। क्लासिकल थ्योरी में मौजूद प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया प्लांक्स ने। प्लांक्स ने आकर ये बताया कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से जब रेडिएशंस इमिट होती हैं, दे आर नॉट इमिटेड इन अ कंटिन्यूअस पैटर्न, दे आर इमिटेड इन डिसकंटिन्यूअस पैटर्न, और वो डिसकंटिन्यूटी है बिकॉज ऑफ द पैकेट फॉर्म ऑफ इमिशन ऑफ एनर्जी। सो प्लांक्स ने ये कहा कि किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से जब रेडिएशंस इमिट होती हैं तो एनर्जी या रेडिएशंस इमिट होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और इन पैकेट्स को प्लांक्स ने कहा क्वांटा, और अगर मल्टीपल पैकेट्स इमिट हो रहे हैं तो उन्हें कहा गया क्वांटम। और साथ ही साथ क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी प्लांक्स ने दिया। क्वांटाइजेशन का क्या मतलब था, इसको समझाने के लिए प्लांक्स ने इक्वेशन दी E is equal to NHF। इस इक्वेशन में H है प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 6.63 into 10 to power -34 जूल सेकेंड, और आप अगर इस वैल्यू पर गौर करें तो ये एक बहुत बहुत टाइनी वैल्यू है।
और इसके साथ आपको n का फैक्टर नजर आया जो कि इंटीग्रल वैल्यूज हैं और वो स्टार्ट होती हैं फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। और f इंडिकेट करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग प्लांक्स ने यह बताया कि कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट जब पैकेट्स या डिसकंटिन्यूअस पैटर्न में रेडिएशंस को एमिट करेगा तो सबसे जो लीस्ट पॉसिबल एनर्जी है उसके लिए n की वैल्यू होगी 1। सो जब आप n को 1 यूज करेंगे तो लीस्ट पॉसिबल एनर्जी वैल्यू हो जाएगी hf। और आपने अभी देखा कि h की वैल्यू कितनी स्मॉल है और h का फैक्टर बहुत छोटा होने की वजह से ये एनर्जी पैकेट भी एक बहुत ही टाइनी वैल्यू कैरी करेगा। और इस लीस्ट पॉसिबल वैल्यू से जो नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी होगी उसके लिए हम n की वैल्यू लेंगे 2 और एनर्जी आ जाएगी 2hf। और इसी तरह नेक्स्ट पॉसिबल एनर्जी पैकेट होगा 3hf एंड सो ऑन, और लास्ट पॉसिबल एनर्जी पैकेट होगा nhf, और n की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं टिल इंफिनिटी। इस सारे डेटा पर अगर आप गौर करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 1hf के बाद है 2hf, उसके बाद है 3hf। आपको कहीं भी 1.5, 1.7, 2.3, 2.9 या 3.1 इस तरह की डेसिमल या फ्रैक्शनल वैल्यूज नजर नहीं आ रही। ये वो कॉन्सेप्ट है जो क्वांटाइजेशन से लिंक्ड है कि जब भी कोई हॉट ऑब्जेक्ट एनर्जी एमिट करता है तो वो सर्टेन एनर्जी वैल्यूज को एमिट करता है और वो सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ एनर्जीज जनरेट करती हैं क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, which means energy emission is quantized, which means energy emission has certain possible values, which means 1hf, 2hf, 3hf और इनके बीच वाली कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये वो कॉन्सेप्ट था जिसे प्लांक्स ने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया। डियर स्टूडेंट, जब प्लांक्स ने खुद ये आइडिया दिया तो वो खुद भी बहुत हैरान और परेशान था क्योंकि उसे खुद यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भी हमेशा से यही ऑब्जर्व करता हुआ आया कि एनर्जी एमिशन इज कंटिन्यूअस। लेकिन अब उसने उसी पॉइंट को डिनाई किया कि नहीं, एनर्जी एमिशन इज डिसकंटिन्यूअस एंड दिस डिसकंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। और इस प्लांक्स के पॉइंट को फिर सपोर्ट किया आइंस्टाइन ने, और आइंस्टाइन ने यह कहा कि प्लांक्स जिन पैकेट्स की बात कर रहा है उन पैकेट्स का नाम है फोटॉन्स, और ये फोटॉन बहुत ही टाइनी वैल्यूज ऑफ एनर्जीज कैरी करते हैं। डियर स्टूडेंट, इन फोटॉन्स के कॉम्बिनेशन से बनेगी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम। और आइंस्टाइन का ये कहना था कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या बीम जब एमिट होती है तो उस बीम के अंदर होते हैं मल्टीपल फोटॉन्स और उन फोटॉन्स की एनर्जी होती है क्वांटाइज्ड। यहां से आइंस्टाइन ने अपनी एनर्जी इक्वेशन और प्लांक्स की एनर्जी इक्वेशन का कंबाइंड इफेक्ट यूज किया और इन फोटॉन्स या इन पैकेट्स ऑफ एनर्जी के लिए मोमेंटम की इक्वेशन को डेराइव किया। आइंस्टाइन की इक्वेशन आप जानते हैं, दैट इज E इज इक्वल टू mc²। इसको अगर मैं स्प्लिट करूं c² के फैक्टर को तो ये बनेगा mcc। m इंटू c ये क्या है? ये है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, जिसे हम मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो E किसके इक्वल हो जाएगा? p इंटू c। आइंस्टाइन ने अपनी इस इक्वेशन को कंपेयर किया विद द इक्वेशन ऑफ प्लांक्स विच इज E इज इक्वल टू hf, और इन दो इक्वेशन के कंपैरिजन से जो इक्वेशन बनी वो थी Pc इज इक्वल टू hf। यहां से आइंस्टाइन ने डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू मोमेंटम की इक्वेशन बनाई। फर्स्ट इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू hf ओवर c। यहां पर उसने फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन को यूज किया तो आपके पास मोमेंटम इक्वेशन कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई। ये वो लिंक था या ये वो रिलेशनशिप था जो आइंस्टाइन ने प्लांक्स की इक्वेशन की हेल्प लेते हुए क्वांटाइजेशन या डिसकंटिन्यूअस एमिशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स को कंसिडर करते हुए डिराइव किया कि आपके पास जो भी
रेडिएशंस इमिट होंगी उनमें होंगे फोटॉन्स, वो फोटॉन्स एनर्जी भी कैरी करेंगे और वो फोटॉन्स इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मोमेंटम भी कैरी करेंगे। आइंस्टाइन ने पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया, जिसमें उसने डिफरेंट वेवलेंथ्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के अकॉर्डिंग, डिफरेंट क्वांटाज ऑफ एनर्जीज या डिफरेंट फोटॉन्स ऑफ एनर्जीज को डिस्कस किया। आइंस्टाइन का ये कहना था कि इस पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में गैमा रेज का फोटॉन सबसे ह्यूज या स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरी करता है और गैमा रे फोटॉन की एनर्जी होती है ऑलमोस्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और इस स्पेक्ट्रम में जो सबसे लो एनर्जी कैरी करने वाला फोटॉन है वो है रेडियो वेव्स का, जिसकी एनर्जी बहुत बहुत कम होती है। सो अगर आपको एक गैमा रे फोटॉन हिट करेगा तो आपको बिल्कुल ऐसा इम्पैक्ट मिलेगा जैसे एक क्रिकेट बॉल जो कि बहुत ह्यूज वेलोसिटी के साथ आते हुए आपको हिट करे। लेकिन अगर आपको रेडियो वेव्स का फोटॉन हिट करेगा तो एक फोटॉन आपको बिल्कुल महसूस भी नहीं होगा, ऐसे लगेगा जैसे एक रुई के बॉल ने या एक कॉटन बॉल ने आपको हिट किया। और अगर आप इस रेडियो रेज के फोटॉन्स को फील करना चाहते हैं कि वो आपको हिट करें, तो आपको पता चले, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको मिलियंस ऑफ कॉटन बॉल्स चाहिए और जब ये मिलियंस ऑफ कॉटन बॉल्स आपको हिट करेंगे तो आपको फील होगा कि आपको किसी रेडिएशन ने हिट किया। सो डियर स्टूडेंट, ये वो सारी कहानी थी जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड थी। आपने ऑब्जर्व किया कि किस तरह आपने ल्यूमर और प्रिंगशियम के एक्सपेरिमेंटल डाटा से ड्रॉ किए डिफरेंट ग्राफ्स और उन ग्राफ्स में आपने डिफरेंट टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ इंटेंसिटी को लिंक किया और फिर किस तरह क्लासिकल थ्योरी के अंदर मौजूद लिमिटेड पॉइंट्स को प्लैंक्स ने एक्सप्लेन किया फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअस एमिशन इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स विच वर कॉल्ड क्वांटा और क्वांटम। और इस क्वांटाइजेशन और क्वांटम के इफेक्ट को फिर फर्दर एक्सप्लेन किया, सपोर्ट किया आइंस्टाइन ने अपनी डिफरेंट एनर्जी इक्वेशन से, और इस पैकेट ऑफ एनर्जी को आइंस्टाइन ने फिर फोटॉन का नाम दिया। So dear student, this was all about black body radiations explanation. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के साथ।